चलो आज शुरू किया जाएगा क्या, जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आज कैसे कैसे चीजें ग्रोथ करती हैं। नाम सुने होंगे इसका, काहे कि किसी भी इकोनॉमिकल सेक्टर में जब कभी भी सर्वे होता है तो देश के लिए बताया जाता है कि उसका जीडीपी बढ़ गया, उसका जीडीपी घट गया। जैसे अभी श्रीलंका पे बात हो रही है, श्रीलंका का जीडीपी क्या हो गया, घट गया। वो क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है जीडीपी, आखिर में जीडीपी से हम कैसे तुलना करते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ। जैसे कि कुछ अब इसी क्लास में मान लो, इसी क्लास में ले लो, कुछ लोग फीस जमा करके पढ़ते हैं, कुछ लोग बिना फीस के पढ़ते हैं, कुछ लोग पता चलता है कि डेमो लेने आ रहे हैं, हो सकता है कि 2-4 दिन पढ़ने के बाद भाग जाएंगे। ठीक, तो ये सब का जब हम निकालेंगे, ग्रोथ निकालेंगे, काउंटिंग करेंगे कि आज क्लास में कितनी स्ट्रेंथ थी, तो सबको ना करेंगे, इसमें छांटेंगे थोड़ी ना कि जो जो फीस जमा किया है उसी का बस गिनेंगे हम, है ना, ऐसा करेंगे। तो सबको गिनेंगे, सबको जब गिनेंगे तो हमारे लिए क्या हो गया, ग्रॉस हो गया। और डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, हमारे संस्थान में, ठीक, या इंडिया लेवल पे बात करेंगे तो भारत में। और प्रोडक्ट का मतलब हो गया वस्तु, उत्पाद। तो उत्पाद पे सबसे बड़ा मैटर रखता है। इकोनॉमिक्स में दो चीज पे सबसे ज्यादा चीज ध्यान दिया जाता है, किस पे, पहला तो हो गया वस्तु, थिंग्स, और दूसरा हो गया सेवा। वस्तु और सेवा, ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट, ये हो गया आपका सर्विस, यानी कि ये हो गया गुड्स, ये हो गया सर्विस। और जब इसी दोनों पे जब टैक्स लेना शुरू कर देंगे तो बन जाएगा क्या, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो जाएगा। अब देखो वस्तु और सेवा दोनों पे अगर हम टैक्स लेना शुरू किए तो बन जाएगा जीएसटी। पूरा इकोनॉमी इसी पे डिपेंड करता है, वस्तु और सेवा पे। जैसे कि मान लो कोई भी, जैसे बस से जा रहे हो तो बस वाला क्या कर रहा है, बस वाला तुमको सर्विस दे रहा है, उसका पैसा ले रहा है। ठीक, किताब की दुकान पर गए, किताब तुमको दिया, उसका पैसा लिया, तो किताब क्या हो गया, वस्तु हो गया। बस वाला जो लेके गया वो काहे लिए पैसा लिया, सर्विस के लिए लिया, तो पैसा लिया ना। वो क्या करेगा, जितना कमाएगा उस पर टैक्स देगा गवर्नमेंट को। ठीक, किताब वाला जितना कमाएगा, अगर वो लिमिट से ज़्यादा कमाएगा तो उस पर टैक्स देगा। एक मिनिमम स्लैब है कि हाँ 2.5 लाख 5 लाख, इस पर क्या करेगा, ऊपर जाएगा वो टैक्स देगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि वस्तु वो चीज़ होता है जिसको आप टच कर सकें, जैसे मार्कर है, ठीक है, ये वस्तु है। सेवा क्या है, जो हम बोल रहे हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, टचेबल नहीं है, वो क्या हो गया, वो सेवा हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या डिपेंड करेंगी, हमेशा इकोनॉमिक्स में वस्तु और सेवा पे ही डिपेंड करेगा। और मुद्रा, जैसे उस दिन पहले दिन बताए थे कि पैसा मुद्रा क्या होता है, अर्थशास्त्र में हमेशा हम पैसे की व्यवस्थाओं को देखते हैं कि पैसे का हम कैसे व्यवस्था करेंगे। मान लो जैसे कि मान लो अभी बाहर रह के पढ़ रहे हो, रूम लेके पढ़ रहे हो, घर से पैसा आएगा तो पैसा आएगा, घर पे सैलरी जब मिलेगा तभी ना पैसा आएगा। सैलरी कब मिलता है, या तो महीने के लास्ट में, या तो महीने के स्टार्टिंग में, या तो महीने के लास्ट में, या तो महीने के स्टार्टिंग में। जैसे सैलरी आएगा वैसे तुमको 5,000 10,000 जो भी आना होगा आ जाएगा। अब उसमें तुमको क्या करना है, पूरे महीने चलाना है, तो आप क्या कर रहे हो, उस पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। तो क्या हो गया, वो अर्थशास्त्र हो गया। जब जानोगे इकोनॉमिक्स कैसे व्यवस्था करना है, पता चला कि 10 दिन में वो पैसा खत्म कर दिए, तो 20 दिन क्या करोगे, फिर मांगोगे, उधार मांगते फिरोगे इधर से उधर। और जब उधार मांगोगे इधर उधर तो अगले महीने फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर बर्डन रहेगा कि हाँ उसका उधार लिए थे उसको देना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, आपका अर्थशास्त्र गड़बड़ा जाएगा, आपकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, पूरा व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स किस पे काम करता है, वस्तु और सेवा पर। और मुद्रा, मुद्रा का बैलेंस करना, मुद्रा को व्यवस्थित करना, मुद्रा को संतुलित करना अर्थशास्त्र कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक, अब जीएसटी में क्या क्या आता, क्या क्या है। ठीक है, मान लो बहुत सारी कंपनियां हैं भारत में, कौन कौन सी कंपनियां हैं भारत की, मान लीजिए टाटा ले लीजिए, टाटा कंपनी है, और कोई कंपनी बताओ, हाँ रिलायंस ले लो, ठीक है, और
पतंजलि, हाँ ठीक है, पतंजलि भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पतंजलि, नवरत्न, नवरत्न प्रोडक्ट का नाम है जी, वो हिमालय कंपनी का आता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये क्या है, भारतीय कंपनी है, ठीक। कुछ विदेशी कंपनियों का भी नाम बताओ। हाँ, सुजुकी, ठीक, हाँ, सैमसंग हो गया, सुजुकी हो गया, ठीक। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब अपना अपना इन्वेस्टमेंट। अब देखो, सबसे पहली बात सोनो छोड़ो, ये देखो कि कोई कंपनी, कोई विदेशी कंपनी भारत में कैसे आती है, क्या किसी देश में कैसे आती है, क्या क्या उसके लिए शर्तें होंगी। जैसे कि मान लो कहीं पे तुम गए, ठीक, कहीं पे बिलथरा रोड से निकले और जाके मऊ में तुमको कोई दुकान खोलना है, बढ़िया कोई रेस्टोरेंट खोलना है। रेस्टोरेंट खोलने के लिए गए तो रेस्टोरेंट के लिए पहले जगह चाहिए तुमको, सबसे पहला चीज़ जगह चाहिए, ठीक। उसके बाद से वहाँ पे कोई कारीगर चाहिए, बढ़िया मिस्त्री, कोई खाना वाना बनाने वाला, फास्ट फूड बनाने वाला चाहिए ना, कि खुद ही जाके बनाओगे। खुद में अगर टैलेंट है तो खुद बनाओगे, नहीं तो खोजोगे। तो यानी कि आपको सर्विस देने के लिए कर्मचारी चाहिए, यानी कि लेबर चाहिए, ठीक। दो चीज़। तीसरा चीज़ आपको क्या चाहिए, आपको फाइनेंसर चाहिए, कि आपको बहुत ज़्यादा तंग ना किया जाए वहाँ पर, ठीक है। वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है, गवर्नेंस है, वो आपको तंग ना करे, बार बार परेशान ना करे कि आपने ऐसे क्यों चलाया, इतने देर तक क्यों चलाया, ऐसे क्यों किया, ये सारी चीज़ें, ठीक। उसके बाद से आपका सर्विस चाहिए, ठीक। सर्विस जब रहेगा तब जाके आप क्लियर हो गए, आप बिजनेस कर सकेंगे, ठीक। किसी भी देश में कोई कंपनी तब आएगी जब उस कंपनी के लिए ज़मीन प्रोवाइड होगा, तुरंत ज़मीन मिल जाए, तुरंत वहाँ पे लेबर मिल जाए, ठीक, तुरंत उसको फाइनेंसर मिल जाए, सब वहाँ पे पैसा लगाने वाले, ठीक, उस कंपनी में तुरंत उसके बाद से सर्विस स्टार्ट हो जाए, तब कंपनी क्या करेगी, आएगी। अब देखिए यूपी में कंपनी क्यों नहीं आती है, यूपी में कंपनी इसलिए नहीं आती है कि रीज़न क्या है कि टाइम टू टाइम पे यहाँ पे गवर्नमेंट से कंपनियाँ अपना आग्रह करती हैं कि हमें कंपनी स्टेबल करने के लिए ज़मीन चाहिए। यहाँ पे लोग ज़मीन नहीं दे पाते हैं गवर्नमेंट वाले, और जब गवर्नमेंट ज़मीन नहीं दे पाएगी किसी कंपनी को, कैसे कंपनी स्टेबल होगा। सैमसंग गाज़ियाबाद में आने के लिए इतना मेहनत किया, तभी भी पूर्ण रूपेण स्टेबल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, जगह नहीं मिला। कुछ गवर्नमेंट के फॉल्ट थे, कुछ वहाँ के लोगों के फॉल्ट थे। जैसे बहुत सारे गाँवों में होता है क्या कि पंचायत भवन के लिए पैसा आता है, स्कूल के लिए पैसा आता है, पता चलता है कि गाँव के लोग ज़मीन ही नहीं दे रहे। जब ज़मीन मिलेगा तब ना स्कूल बनेगा, कि हवा में बनेगा लटकता हुआ, नहीं ना बनेगा। तो ज़मीन चाहिए, पैसा रहेगा, कितना भी रहेगा, ज़मीन नहीं रहेगा कैसे बनेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। और कहोगे कि दूर जाना पड़ता है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है पढ़ने, तो जाना ही पड़ेगा भाई, जब ज़मीन रहेगा तब ना। तो कंपनी किसी भी देश में तभी आएंगी जब वो देश क्या करेगा, उनके लिए रूल रेगुलेशन क्या करेगा, थोड़ा रिलायबल रखेगा, आसान रखेगा। गुजरात में कंपनियां क्यों हैं, मानेसर से मारुति सुजुकी स्विच करके गुजरात चली गई, क्यों चली गई, इसीलिए चली गई कि मानेसर में बहुत सारे टैक्सेज या बहुत सारी व्यवस्थाओं का उसका ट्रांसपोर्ट में पैसा लगता था, और गुजरात में गई तो गुजरात क्या है, समुद्र के किनारे है, और वहाँ पे आसानी से उसे गवर्नमेंट से ज़मीनें मिली, और रातों रात वहाँ पे कंपनी स्टेबल हुआ और सारा शिफ्ट कर गए गुजरात में, और वहाँ से क्या किए, विदेशों में ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिए, किसके थ्रू, बंदरगाह के थ्रू, जहाज के थ्रू, ठीक। और वहाँ से क्या करते थे, वो ले के आते थे ट्रक में, अपना गाड़ी भर के लेके आते थे बंदरगाह पर, और बंदरगाह से फिर जाके ट्रांसपोर्ट करते थे विदेशों में। कितना वो सर्विस बचा, वो क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट का पैसा बचा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी सेक्टर में कोई भी कंपनी तब आएगी जब गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, ज़मीन प्रोवाइड कराएगी, लेबर प्रोवाइड कराएगी आसानी से, और आसानी से फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, आपको लोन प्रोवाइड करा देगी, या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर देगी, या फिजिकली सपोर्ट कर देगी, सर्विस दे देगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो किसी कंपनी के आने से फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे गांव में कोई कंपनी आई, ठीक। अब कंपनी आई, तुमसे आगे कंपनी कही कि भैया तुम्हारा जो ज़मीन है उसको दे दो, क्या लोगे, क्या इसका किराया लोगे या क्या पैसा लोगे। तो तुम कहे, अगर मान लो 5 लाख का ज़मीन है तो तुम सोचोगे कि अरे ये तो विदेशी आया है, पैसा बहुत है, एकदम एक के बार कमा लो। तो 5 लाख का ज़मीन है, कह दोगे हाँ 1 करोड़ में देंगे। वो भी मूर्ख है, वो भी पता करेगा इधर उधर कि क्या कंडीशन चल रहा होगा, ठीक। तो 1 करोड़ देगा तुमको,
दूसरा वाला बगल वाला जाके तुम्हारा ही पड़ोसी देहात पटीदार जो होगा वो जाके क्या कहेगा, और ये 1 करोड़ में दे रहा, हम 90 लाख में दे देंगे। तो कहेगा ये तो 10 लाख तुरंत घट गया, अभी थोड़ा सा और टाइम दीजिए। तो पता चला तीसरा कोई दुश्मन निकला, वो कहा भाई छोड़ो ये 50 लाख दे दीजिए, हो जाए फाइनल, उससे बढ़िया जमीन देंगे हम, ठीक। तो 50 लाख पे पहुंच गया। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस तरीके से उस कंपनी के पास एक मिनिमम अकाउंट में। तो इसीलिए कभी कंपनियां क्या करती हैं, कोई भी कंपनियां जमीन नहीं खरीदती, कभी भी जमीन नहीं खरीदती, वो किराए पर लेती हैं। किराए पर इसलिए लेती हैं कि एक लार्ज अमाउंट में पैसा उस कंपनी के द्वारा कहीं ज़मीन खरीदने में लगाया जाएगा, और एक मिनिमम पैसे में। जैसे कि मान लो टावर लगाना है, जियो को टावर लगाना है, तो जितना टावर लगाना है उतना ज़मीन खरीदेगी, वो नहीं खरीदेगी। क्यों नहीं खरीदेगी, उस ज़मीन खरीदने में जितना पैसा लगेगा उससे कम पैसा में वो क्या करेगी, 10 जगह टावर लगा देगी। 6,000 मान लो किराया दे दी तुमको, 6,000 महीना, कि चलो 6,000 महीना किराया लेते रहो, और 6 लाख का जो हमारा ज़मीन था, ठीक, 6 लाख का ज़मीन का 6,000 किराया दे रही है, तो क्या उसमें नुकसान है। और उसी 6 लाख से कई जगहों पर क्या करेगी, तो कई जगहों पे क्या करेगी, वो अपना टावर लगा देगी, सर्विस करा देगी, वहाँ पे अपना लेबर रख देगी, वर्कर रख देगी उसी पैसे में। तो एक मिनिमम अमाउंट में आप क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो कंपनियां इसी तरीके से काम करती हैं। कोई भी कंपनी किसी भी जगह पर आने से फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि कोई कंपनी आएगी, वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे एक्वायर करेगा लेबरों को, ठीक, तो वहाँ का मैनेजर बनवाएगा, वहाँ के वर्कर बनवाएगा, ठीक, वहाँ से बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी तरीके का जॉब देगा, स्किल जॉब। जैसे अभी बलिया में रोजगार मेला लगने वाला है, ठीक है, 12 अप्रैल को, 11-12 अप्रैल को, यानी कि वही मंडे ट्यूसडे में रोजगार मेला लगेगा। जो लोग भी अगर शामिल होना चाहते हैं, बलिया जाइएगा, अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर के और जाकर शामिल होइएगा। 1 मिनट ज़रा। हाँ हेलो, हाँ बताइए। बताइए। हैं, छपरा से बोल रहे थे, 1 मिनट क्लास ले रहा हूँ मैं, फिर फ़ोन करता हूँ आपको। छपरा से बोल रहे हैं भैया, पता नहीं, चलिए ठीक है। तो जो रोजगार मेला लगने वाला है, अभी बगल के आपके डिस्ट्रिक्ट में मऊ में भी लगने वाला है। तो ये सबको थोड़ा सा देखिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है कि आप लोग को रोजगार मिले किसी दूसरे माध्यम से, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां आएंगी, तो आप लोग जाइएगा और जाकर वहाँ पे क्या करिएगा, अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा, ओरिजिनल और फोटोकॉपी, फोटो, ठीक, विथ आईडी, सब कुछ एकदम वेल प्रिपेयर रहिएगा। तुरंत इंटरव्यू होता है, तुरंत आपका क्वालिफिकेशन देखेंगे, तुरंत आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे वो, ठीक है। अब जब भी बुलाएं, जब भी वो करें, वो उनका प्रोसीजर होगा, लेकिन तुरंत ये सारे काम होते हैं मेला में, ठीक है। तो आप लोग मेला घूमिए जरा रोजगार वाला, और जाकर वो करिए। अब देखिए, कोई भी कंपनी आएगी, कहीं पर भी किसी भी जगह पर आएगी, तो वो क्या करेगी, वहाँ के लोगों को चुनेगी, तो रोजगार बढ़ेगा। दूसरी बात कि अगर कोई बाहर के लोग आएंगे रहने के लिए, तो वहाँ पे दुकानें चाहिए, ठीक, दुकानें चाहिए। कैसी दुकान चाहिए, चाय की, सबसे पहली तो चाय की दुकान चाहिए, ठीक। उसके बाद से किराने की दुकान चाहिए, धोबी चाहिए, कपड़ा धुलने वाला, ठीक है। उसके बाद से क्या चाहिए, नाई चाहिए, बाल काटने वाला। तो इतने सारे दुकान, मीट मांस का भी दुकान चाहिए भाई, तो सबका दुकान चाहिए वहाँ पे। दुकान क्या होगा, दुकान जब बढ़ेगा, लोग अपना दुकान खोलेंगे तो उनका रोजगार बढ़ेगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है। अब वही देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, कोई भी कंपनी बाहर से आकर के यहाँ पर क्या करती है, अपना इस्टेब्लिश करती है, कंपनी स्टेबल करती है, जो पैसा बनाती है वो भी इस जीडीपी में जोड़ा जाता है। क्योंकि क्या कर रहा है, वो भारत के अंदर ही तो काम कर रहा है, भारत के लिए तो पैसा कमा रहा है वो, तो वो क्या करेगा, वो जोड़ेगा, इसी में जोड़ेगा। तो इसे मान लीजिए, टाटा कंपनी का अगर 300 रुपया का टर्नओवर है साल भर का, 1 साल का, और रिलायंस का मान लीजिए 500 रुपया है, और पतंजलि का 400 रुपया है, और सुजुकी का कितना है, 100 रुपया मान लीजिए, इतना है। तो आपका जीडीपी कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ देंगे हम, कितना हो गया, 5 3 8, 8 4 12, 12 1 13, 1300 रुपया आपका क्या हो गया, जीडीपी हो गया, ठीक। अब इस जीडीपी पे क्या हुआ
कि जो टैक्स वैक्स लेना होगा गवर्नमेंट को एक ही बार से टैक्स ले लेगी, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो आपका जो जीडीपी था वो 1300 था, इसीलिए इस जीडीपी को ही देखकर क्या करते हैं, कंपनियां आती हैं। जिसका जीडीपी ज़्यादा होगा यानी कि वहाँ पे रूल रेगुलेशन जो होंगे वो बहुत आसान होंगे, तभी तो वहाँ का जीडीपी ज़्यादा है, कंपनी इंटरेस्ट ले रही है। टेस्ला का ही लिए परेशान है यहाँ पे, टेस्ला भारत में आने के लिए इसलिए परेशान है कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल का वैल्यू क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रोज़ बढ़ रहा है। तो जब रोज़ बढ़ेगा तो लोग क्या होंगे, परेशान होंगे। डीजल गाड़ी पेट्रोल गाड़ी खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, कहेंगे पैदल चल लेंगे ठीक है, दूसरे गाड़ी पे चल लेंगे ठीक है, लेकिन क्या खरीदेंगे, हम डब्बा खरीद के लेके रख लिए, तेल भराने का पैसा नहीं, क्या करेंगे। तो टेस्ला कंपनी ने क्या किया, एक अपना वो किया इलेक्ट्रिक कार के लिए ये चीज़ ये किया, तो वो इंडिया में आना चाहता है, बार बार आना चाहता है। लेकिन गनीमत है कि टाटा है, ये टाटा इंडियन कंपनी ने क्या किया कि भैया तुम दूर रहो, हम बनाएंगे, हम भारत की कंपनी है, हम कार बनाएंगे इलेक्ट्रिक कार। तो वो काम कर रही है इस पे, इलेक्ट्रिक कार पे। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर होगा, ठीक हो सकता है आने वाले का टाइम में और हो जाएगा, सोलर पैनल के कार चलने लगेंगे, छतरी पे उसके सोलर पैनल लगाएंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, उसकी गाड़ी को चलाएंगे हम, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं, और टाइम टू टाइम जैसा टाइम आएगा, जैसा रिक्वायरमेंट आएगा, वैसा क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, वैसे काम होंगे। तो जीडीपी में क्या होता है कि सभी प्रकार के, भारत में सभी प्रकार के उत्पादों का पैसा जोड़ा जाता है, वो विदेशी हो, ठीक है, स्वदेशी हो या जैसा भी हो। लेकिन एक चीज़ का इसमें दिक्कत होता है कि जो व्यक्ति यहाँ से बाहर गया कमाने, सऊदी अरब गया, ठीक है, सऊदी अरब गया, तेहरान गया, ईरान गया, मलेशिया गया, कहीं पे भी गया कमाने, वो जो पैसा कमाएगा वो पैसा नहीं जोड़ा जाएगा। भले से वो पैसा भारत में भेजेगा लेकिन वो पैसा नहीं जोड़ा जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि जीडीपी में वो पैसा जोड़ा जाएगा जो भारत में उत्पादित हो रहा है, ठीक है, जो भारत में उत्पादित हो रहा है वो जीडीपी में होगा। जो बाहर उत्पादित हो रहा है भले यहाँ ही के लोग कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो नहीं जोड़ा जाएगा। ये क्लियर है एकदम। चलिए इसमें लिख लीजिए एक लाइन, जरा लिखिए जीडीपी में, एक साल में किसी देश में, एक साल में किसी देश में उत्पादित अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि जीडीपी क्या है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपका कि एक वर्ष में उत्पादित मूल्य जीडीपी है, ठीक। एक ऑप्शन दे दिया कि एक छमाही में उत्पादित मूल्य जीडीपी है, ठीक। एक ऑप्शन दे दिया उत्पादित मूल्य जीडीपी है, ठीक। और चौथा ऑप्शन मान लीजिए दे दिया कि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम मूल्य जीडीपी है। तो जो अंतिम शब्द है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है। अब बहुत कंफ्यूजन होता है कि आप इसमें सोचेंगे कि एक साल में उत्पादित मूल्य ही तो जीडीपी है, लेकिन अंतिम मूल्य जीडीपी है। कैसे अंतिम मूल्य है इसको जरा समझ लीजिए। जैसे एक दिन बताए थे कि आलू, मान लीजिए आलू आप खरीदे 5 रुपये किलो, ठीक, उसके बाद से इससे आप बनाए क्या, चिप्स बनाए, ये कितना रुपया किलो बेचना शुरू कर दिए, 300 रुपया किलो। अब ये कम है रेट, अभी इससे भी ज़्यादा जाएगा, ठीक। 5 रुपया किलो आपने आलू खरीदा और 300 रुपये किलो चिप्स बनाकर बेचा, ठीक। तो कौन सा मूल्य जीडीपी में जोड़ेंगे, ये वाला कि ये वाला, 300 वाला जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये अंतिम मूल्य है, कभी भी ये क्या है, अंतिम मूल्य है, ये प्रारंभिक मूल्य है, इस पे जीडीपी नहीं होगा, इस पे जीडीपी होगा। अगर दोनों पे अलग अलग हम करते तो क्या हो जाता, 305 हो जाता, तब अधिक हो जाता। ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, इस पे होगा, 300 पे होगा। तो यही कहने का मतलब है मेरा कि एक साल के अंतर्गत उत्पादित जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं,
उनका जो अंतिम मूल्य होगा वही जीडीपी का भाग होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर एकदम। चलिए अगला हम बात करते हैं जीएनपी पे। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इस पे जीएनपी पे। अब जीएनपी क्या होता है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बहुत अंतर है, बस समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये नेशनल है, एन है नेशनल है, यहाँ पे डी था डोमेस्टिक था। ठीक, यहाँ पे नेशनल है, नेशनल की बात कर रहे हैं यानी कि भारत की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है कि देश के अंतर्गत क्या क्या ग्रॉस में आएगा। ग्रॉस का मतलब होता है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ शामिल होना ग्रॉस कहलाता है। अब इसमें जो हम बता रहे थे कि जो विदेश में जो कमा रहा है उसको यहाँ पे हम जीडीपी में नहीं जोड़ रहे थे, इसमें हम जोड़ने लगेंगे, जीएनपी में जोड़ने लगेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो अब जीएनपी बराबर क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लेंगे जरा। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, जहां पर एक्स क्या होता है, भारतीय के द्वारा विदेश में कमाया गया पैसा। ठीक, और वाई क्या होता है, विदेशी द्वारा भारत में कमाया गया पैसा। ठीक है, यहाँ पे x होता है भारतीय के द्वारा विदेश में कमाया गया पैसा, और y होता है विदेशी के द्वारा भारत में कमाया गया पैसा। अब जरा इसको समझ लो। अब देखो होगा क्या, ये जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। अब जीएनपी क्या है, जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि इसमें क्या है, जीडीपी में देख रहे थे कि सबका हम पैसा जोड़ रहे थे, जो भारत में उत्पादित हो रहा था, जो भी चीज़ है, टाटा कमाई, रिलायंस कमाई, पतंजलि कमाई, सुजुकी कमाई, सबका पैसा हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, जो विदेशी कंपनी थी यानी कि सुजुकी थी, ये सुजुकी, इसका पैसा हम क्या कर दिए, निकाल दिए वाई के रूप में। सुजुकी का पैसा हम निकाले, लेकिन हमारे पास क्या था, एक रोशन नाम का व्यक्ति था जो क्या कर रहा था, विदेश में गया था। रोशन नाम का व्यक्ति था जो विदेश में गया और वहां से वो 700 रुपया कमा कर लाया भारत में। रोशन नाम का व्यक्ति 700 रुपया भारत से कमा कर, विदेश से कमा कर लाया। ठीक, अमेरिका गया चाहे इंग्लैंड गया, कहीं भी गया, वहां से पैसा कमा के लाया। अब ये पैसा हम क्या करेंगे, यहां पर जोड़ेंगे। तो अब देखिए निकालिए, इसका जीएनपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी डाटा पे निकालिए। तो हम जीडीपी हमारा कितना था, 1300 रुपया था। ठीक, प्लस किए ये 700 रुपया। ठीक, माइनस करेंगे सुजुकी का पैसा जो विदेश में गया पैसा, ये तो माइनस कर दिए 100 रुपया। ठीक, अब कितना निकला जीएनपी, कितना निकलेगा, अरे 1300 और 700 2000, और 2000 में से 100 रुपया गया, 1900 रुपया। तो क्या बढ़िया है, जीएनपी बढ़िया है या जीडीपी बढ़िया है? ये बढ़िया है कि जीएनपी बढ़िया है? क्या बढ़िया है, जीडीपी। इसलिए जीडीपी बढ़िया है कि इसमें झमेला नहीं है, न निकालने का और न जोड़ने का। जीडीपी में क्या है कि जो भैया देश के अंतर्गत है सीधा सीधा वही जोड़ देना है, उसी पे डिपेंड करना है। सर्विस कहाँ दे रहा है भाई, ये भारत में ही तो दे रहा है, अपने देश में ही दे रहा है, तो काम किसका हो रहा है, हमारा ही तो हो रहा है। ठीक, पैसा भले जा रहा है आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें पैसा आ रहा है बाहर से, इसलिए देश के ग्रोथ के लिए दोनों अच्छा है। जीएनपी भी बढ़िया है और जीडीपी भी बढ़िया है। ठीक, दोनों होना चाहिए। मान लो कि कहीं रोड पे
या कहीं पे भी कोई ऐसा कोई आया, कोई तुम्हारे घर में रिश्तेदार आया, ठीक, और तुमसे कहा कि देखो ये एक 2 500 का नोट है और 2 50 रुपए का नोट है, इसको लोगे कि इसको लोगे, तो तुम क्या कहोगे कि किसको लोगे? हाँ, दोनों लोगे। क्यों लोगे? कि एक जीडीपी है एक जीएनपी है, भैया मुझे दोनों चाहिए। जब दोनों मेरे पास रहेगा तभी तो मेरा देश बढ़ेगा, इसलिए मेरा जेब तभी बढ़ेगा जब दोनों दे दोगे तुम। ये ऑप्शन मत क्रिएट करो कि हमको ये 1000 दोगे या 100 रुपया दोगे, 1100 दो टोटल, ठीक, तब जाके अर्थव्यवस्था समझ में आएगा, आर्थिक स्थिति सही होगी। तो इसीलिए जीडीपी भी सही है और जीएनपी भी सही है, दोनों चाहिए। लेकिन जीडीपी पे ग्रोथ रेट क्यों देखा जाता है किसी भी देश का? इसलिए देखा जाता है कि ये आसान होता है कैलकुलेट करने में, और आसानी से इस पे हम देख लेते हैं कि किसी भी देश का इंटरेस्ट कितना है किसी के देश के प्रति, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, अब ये क्लियर है, जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्लियर है। जीएनपी में बस इतना करना है तुमको कि जो विदेश में पैसा कमाया है व्यक्ति उसको जोड़ देना है, भारतीय है तो, और जो भारत में विदेशी कमाया है पैसा उसको घटा देना है, बस इतना ही अंतर है। और जीडीपी में क्या करना है कि भारत में जितने लोग कमाए, जितना पैसा आया सबको जोड़ देंगे, वो जीडीपी हो जाएगा। और इसीलिए फॉर्मूला देखो बन गया यहीं पे, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स जहां पर क्या है, भारतीयों के द्वारा विदेश में कमाया गया पैसा, और वाई है विदेशी द्वारा भारत में कमाया गया पैसा। चलो इतना क्लियर हो गया। चलिए अगला बात करते हैं एनएनपी। एनएनपी ये क्या होता है? एनएनपी नेशनल नेट प्रोडक्ट, ठीक है, नेट होता है मतलब एकदम से रियल। अब मान लो कोई कंपनी, जैसे मान लो कोई बिस्कुट कंपनी है, ठीक है, या कुछ भी मान लो, यही मार्कर कंपनी मान लो, मार्कर बनाई, ठीक, 2021 में मार्कर बनाई वो, अगर 10,000 मार्कर वो बना दी और उसका मार्कर मार्केट में बिका कितना, मान लीजिए 5,000 बिका। आजकल डिजिटल पढ़ाई हो रहा है तो इसकी वजह से मार्कर का खपत क्या हो गया, कम हो गया, मार्कर का खपत कम हो गया। जब बोर्ड रहेगा तब न लिखोगे भैया मार्कर से, जब बोर्ड ही नहीं है तो कैसे लिखेंगे? डिजिटल में क्या हो गया, एक डंडी ले लिए उसमें खींचे, हो गया, हाँ काम खत्म, उंगली से लिख लिए, जैसे मन करे वैसे लिख लिए। टच स्क्रीन बोर्ड होता है भैया, टच की हो गया। तो अभी क्या है, अभी मार्कर का खपत क्या हुआ, 5,000 हो गया, लेकिन कंपनी ने क्या किया, बनाया तो 10,000, ठीक, बाकी का रेस्ट का 5,000 उसका नहीं बिका, लॉस हो गया, ठीक। तो वही निकालते हैं एनएनपी। एनएनपी में क्या निकालते हैं कि इस 10,000 में से, इस 10,000 में से इस 5,000 को घटाएंगे और शुद्ध रूप से निकलेगा क्या, 5,000। ये 5,000 पे हमने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। जो हमने क्या किया था, यहाँ पर इन्वेस्ट किया था 10,000 का, लेकिन हम 5,000 बेच पाए, ठीक, और 5,000 हमारा लॉस रहा, तो नुकसान हम निकालेंगे। कभी भी जीएनपी से हम नुकसान निकालेंगे और निकाल करके क्या करेंगे, तब निकालेंगे शुद्ध सकल घरेलू, एकदम शुद्ध रूप से जो पैसा। जैसे कि मान लो कोई सामान आपने बनाया, ठीक, कुछ भी सामान, जो सामान बनाना हो आपको, क्या बनाना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए आलू से पापड़ बनाए, आलू खरीद लिए, 1 बोरा आप आलू खरीदे, आधा बोरा का पापड़ आप बनाए, तब तक आधा बोरा क्या हुआ, गर्मी के कारण सड़ गया, ठीक। अब सड़ गया तो आधा बोरा, 1 बोरा का पैसा दिए थे, आधा बोरा का पैसा वो वापस थोड़ी न कर देगा, नहीं न करेगा। तो जब आधा बोरा का जब पापड़ बनाए थे उसी में निकालेंगे ना प्रॉफिट अपना, तो जो आपको घाटा हुआ आधा बोरा का, तो वो प्रॉफिट में जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। वो क्या करेंगे, घटाएंगे, टूट फूट में घटाएंगे, उसको सड़े हुए में से घटाएंगे, सड़ा हुआ का मूल्य, और जब घटाएंगे जो पैसा निकल कर बाहर आएगा वो क्या होगा, वो हमारा शुद्ध प्रॉफिट होगा। तो अंतर अब देखिए, जीडीपी में क्या था, पूरे देश में उत्पादित पैसा, जीएनपी में क्या था कि कहीं पे भी रहिए भैया देश के लिए कमा रहे हैं, देश में आ रहा है पैसा, यानी कि देश का पैसा। अब एनएनपी में क्या हुआ कि हम जितना भी घाटा वटा था सब हटा करके जो पैसा प्राप्त किए, हमारा शुद्ध रूप से जो पैसा था वो था। जैसे कि मान लो अभी बताएं कि रिश्तेदार आए, 1100 रुपया दिए, ले लिए उनसे 1100 रुपया,
100 रुपये का मिठाई खिला दी उनके सेवा सत्कार में, तो फायदा कितना हुआ? 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये तुम्हारा क्या हो गया? NNP हो गया। और तुम्हारे पैसा जो कितना आया था 1100, तो वो हो गया तुम्हारा GDP, कि टोटल तुम पाए थे 1100 रुपया, ठीक। और NNP हो गया कितना? 1000 रुपया। 100 रुपया का मिठाई खिला गए, बढ़िया सर्विस दे के काम खत्म, 1000 में आप प्रॉफिट में रहे। तो जब रिश्तेदार आया करें तो कैलकुलेट कर लिया करो कि क्या प्रॉफिट है क्या नुकसान है, कभी कभी होगा फायदा, कभी कभी नहीं होगा, ठीक। पहले हुआ करता था, पहले लोग आते थे एकदम खुश होकर, क्या करते थे लोग, एकदम लाइन से जाते थे मिलने, पैर छूते थे, जितने बच्चे हुए थे, ठीक, वो करते थे, पैर छूते थे, भैया सबको मिलता था, दान दक्षिणा मिल जाता था। अभी क्या हो रहा है? अभी डिजिटल हो गया ज़माना, हाय हेलो व्हाट्सअप पे हो जाता है, बात खत्म, ठीक है। आजकल क्या कहेंगे लोग? कहते हैं लोग, अरे यार तो कैश है ही नहीं है, ठीक, सारा काम ऑनलाइन हो जा रहा है, ठीक। इस वजह से और समस्या है, जो मिलना रहता है वो भी नहीं मिलता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये क्लियर हो गया ना ये? चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।